हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th साइंस का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम। ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे, काफी आगे तक हम बढ़ चुके थे। जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा उसको जो है एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कोयला और पेट्रोलियम है क्या। क्या जानते हैं आप कोयला और पेट्रोलियम के बारे में कि ये क्या होते हैं? क्या होते हैं कोयला और पेट्रोलियम? ये एक प्रकार के क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम क्या होते हैं? क्या होते हैं? एक प्रकार के संसाधन होते हैं। अब संसाधन के प्रकार, संसाधन होते हैं। अब संसाधन के प्रकार क्या होते हैं? ये संसाधन तो होते हैं, लेकिन किस प्रकार के संसाधन होते हैं? फिर हमने ये पढ़ा था कि संसाधन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हमारे प्राकृतिक संसाधन और एक ऐसे संसाधन जो हमें मानवीय प्रयासों द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक। अब प्राकृतिक संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? जो हमें प्रकृति द्वारा मिलते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और जो हमारे मानवीय संसाधन होते हैं, जो हमें मानवीय प्रयासों से मिलते हैं, वो संसाधन होते हैं। ठीक, ये हम पढ़ चुके थे। अब कोयला और पेट्रोलियम जो है हमें कहाँ से मिलते हैं? प्रकृति से मिलते हैं। तो ये क्या हुए? तो कोयला और पेट्रोलियम एक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हुए। ठीक है, एक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन प्राकृतिक संसाधन में कौन से प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है? क्योंकि प्राकृतिक संसाधन भी तो हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उसमें अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है उसमें जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अब अक्षय प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो समाप्त नहीं होते। अब समाप्त कौन नहीं होता? जिनकी मात्रा क्या होती है? सीमित नहीं होती। इसीलिए जो हमारे अक्षय प्राकृतिक संसाधन है वो असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, अब असीमित मात्रा में पाए जाते हैं तो समाप्त नहीं होते। ठीक, तो क्या कोयला और पेट्रोलियम अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? क्या है? नहीं, कोयला और पेट्रोलियम जो है वो अक्षय प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्योंकि ये क्या है? समाप्त होने वाले होते हैं, है ना। अगर हम इनका ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए ये सेकंड कैटेगरी में आते हैं, यानी कि समाप्त होने योग्य संसाधन होते हैं। ठीक, और किस मात्रा में ये हमें मिलते हैं? ये जो है सीमित मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं। इनकी मात्रा क्या होती है? सीमित होती है। ठीक, तो अगर हम इनका ज्यादा उपयोग करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक, तो इनको समाप्ति से बचाने के लिए हमें इनका जो है ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। कम से कम अगर हम जितना इन्हें बचा सके उतना इन्हें बचाना चाहिए। ठीक, चलिए इतना तो हम समझ गए थे। अब आगे बढ़े। अब जो है फिर कोयले के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब कोयला कैसे बनता है, कोयले की स्टोरी हमने पढ़ ली थी। ठीक, अब कोयले में हमने क्या पढ़ा था कि कोयले की जब प्रोसेसिंग होती है, यानी कि प्रकरण हम जब करते हैं तो क्या करते हैं? तो इससे जो है कई चीजें बनती है। कोक बनता है, कोयला गैस बनती है, कोल तार बनता है। तो इस प्रकार के पदार्थ जो है हमें कोयले की जब प्रोसेसिंग होती है तब मिलते हैं। वो क्या होती है, कैसे प्रोसेसिंग होती है, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब आगे जो है इसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमारा रिसोर्स यानी कि संसाधन क्या होता है ये हम पढ़ चुके थे। ठीक, नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलता है। उसके बाद जो है नेचुरल रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे जो सीमित मात्रा में होते हैं जिन्हें एग्जॉस्टेबल यानी कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। दूसरा जो समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं जिन्हें एग्जॉस्टेबल संसाधन कहा जाता है। ये सीमित मात्रा में होते हैं और ये असीमित मात्रा में होते हैं। ये समाप्त नहीं होते और ये समाप्त होने योग्य होते हैं, समाप्त हो सकते हैं। ठीक, अगला ये जैसे कि एग्जाम्पल क्या हम ले सकते हैं, जैसे कि जल है, वायु है, सूर्य का प्रकाश है। तो ये चीजें खत्म नहीं हो सकती ना, ये संसाधन खत्म नहीं हो सकते, इसीलिए इन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। बाकी जैसे कोयला है, वन है, खनिज है, वन्य जीव है, प्राकृतिक गैस है, इस प्रकार के जो हमारे संसाधन है वो कैसे संसाधन है? समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं। यानी कि अगर हम इनका एक्सेस यूज कर लें, यानी कि अधिक उपयोग कर लें, तो ये क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। चलिए,
तो आगे बढ़े, यहाँ पर वही लिखा है। फिर अच्छा, ये जो है हमें कैसे मिलते हैं? जो हमारी मृत वनस्पति होती है उनके अवशेषों से हमें ये मिलते हैं। किससे मिलते हैं? मृत वनस्पति, मृत वनस्पति के अवशेषों से मिलते हैं। अवशेषों से मिलते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल, यानी कि जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, क्योंकि मृत वनस्पति के अवशेषों से मिलते हैं, इसीलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। चलिए, अब कोयले के बारे में क्या पढ़ा था हमने? कोयले के बारे में कि क्या होता है? ये कठोर होता है। कितना कठोर? पत्थर जैसा कठोर होता है। काले रंग का होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है, विद्युत बनाने में उपयोग किया जाता है, नए जो हमारे क्या है उद्योग होते हैं उनमें ईंधन के रूप में भी ये कार्य करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोयले की स्टोरी हमने पढ़ ली थी। कोयले की स्टोरी हमने क्या पढ़ी थी कि जो हमारे क्या होती है, डेंस फॉरेस्ट यानी कि घने जंगल होते हैं, उनमें लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ होगा? ये जो घने जंगल थे वो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण मिट्टी में, मृदा में क्या हो गए? दफन हो गए। मृदा में अंदर क्या हो गए? दब गए। अब धीरे धीरे उन पर क्या हुई? मिट्टी की तहें आती गई, और वो क्या हो गए? मिट्टी की तहों उनके ऊपर क्या होती गई? जमा होती गई, और वो क्या होते गए? संपीड़ित हो गए और अंदर की तरफ। अब धीरे धीरे क्या हुए? वो और गहराई में चले गए। गहराई में जाने के कारण उनका जो तापमान था वो भी क्या हो गया? बढ़ गया। अब अधिक तापमान और प्रेशर भी वहां पर क्या हो गया? यानी कि दाब था वो भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो अधिक तापमान यानी कि उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण ये जो हमारे मृत पेड़ पौधे थे, मृत वनस्पति थी, मृत पेड़ पौधे थे, वो धीरे धीरे किसमें परिवर्तित हो गए? कोयले में परिवर्तित हो गए। अब यही जो हमारी प्रक्रिया है, जिसमें जो मृत वनस्पति है वो धीरे 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 कोयले में परिवर्तित होती है, इसे ही कार्बनीकरण कहा जाता है, यानी कि कार्बनाइजेशन की प्रक्रिया इसे कहा जाता है। ठीक, तो वही हमने यहाँ पर पढ़ा कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहा जाता है। तो इसी को कार्बनीकरण कहा जाता है। अब कोयला जो है, ये जो कोयला है ना, इसमें क्या है? किससे बनता है? ये कार्बन से बनता है। ठीक, किससे बनता है? कार्बन से बनता है। अब कोयला हमारा क्या बन रहा है? कार्बन से बनता है। जब हम इस कार्बन को, ठीक, कार्बन को क्या करते हैं? जलाते हैं, क्या बनती है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब हम कार्बन को क्या करते हैं? जलाते हैं, तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यानी कि कोयले में क्या होता है? पूरा कार्बन होता है। किससे बनता है कोयला? कार्बन से बनता है। और इसी कार्बन को जब हम क्या करते हैं? जलाते हैं, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो क्या निकलती है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलती है। ठीक, चलिए। और दूसरी बात, ये जो कोयला है इसे क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल, यानी कि जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहाँ से मिलता है ये? अवशेष से। किसके अवशेष? मृत वनस्पति के अवशेष, मृत पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, या हम क्या कहें? वनस्पति कहें। मृत वनस्पति के अवशेषों से मिलते हैं, इसीलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है कोयले को। ठीक, चलो, ये भी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमारे पास कोयले की खान होती है। चलिए, तो यहाँ पर अब कोल कंटेन्स मेनली, कोल में क्या होता है? ज्यादातर कोल में क्या पाया जाता है? कार्बन होता है। ठीक, अब कार्बन इसमें होता है, और यही जो प्रक्रिया है जिसमें ये जो मृत वनस्पति है वो धीमे धीमे किसमें परिवर्तित हो रही है? कोयले में परिवर्तित हो रही है मृत वनस्पति। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण कहा जाता है। सेम यहाँ पर अगले पॉइंट, अगला जो हमारा पॉइंट है वो यही है कि ये किससे बनते हैं? जो वेजिटेशन वनस्पति है, तो मृत वनस्पति के अवशेषों से बनती है। ठीक है, मृत वनस्पति के अवशेषों से बन रही है, तो अवशेषों से बनने वाली चीज को फॉसिल कहा जाता है। ठीक, यानी कि इसे क्या कहा जाएगा? फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। ठीक, और ये जब जलता है
ठीक है, कोयला जब जलता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक, ठीक, यहाँ तक भी हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने कोक के बारे में पढ़ा था, यानी कि कोयले को जब प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें कई चीजें मिलती हैं। क्या क्या मिलती है, कोक मिलता है, कोलतार मिलता है और प्राकृतिक गैस मिलती है। ये हमने पढ़ लिया था। अब कोक क्या होता है? ठीक, जब इनको प्रोसेस किया जाता है यानी कि इनका प्रक्रमण किया जाता है तो कई उत्पाद प्रोडक्ट्स हमें, ठीक है, ठीक है, तो कई उत्पाद हमें यहाँ पर मिलते हैं, कई प्रोडक्ट जो है यहाँ पर मिलते हैं। अब वो प्रोडक्ट क्या क्या है, क्या क्या उत्पाद यहाँ पर होता है, वो है कोक है, प्राकृतिक गैस है, कोलतार है। ठीक, तो इस प्रकार से कई चीजें हमें यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, कोयला गैस क्या मिलती है, कोयला गैस। ठीक, अब कोक जो है वो क्या होता है, देखो कोक इस प्रकार का काला, सरंध्र और कैसा है, कठोर पदार्थ होता है। ठीक, दूसरी चीज ये जो है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, ये भी हम पढ़ चुके थे। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जब हम इस्पात का निर्माण करते हैं तो इस्पात के निर्माण में कोक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सिर्फ इस्पात के निर्माण में, इसके अलावा जो धातुओं के निष्कर्षण में भी है ना, मेटल के एक्सट्रैक्शन में, तो धातुओं के निष्कर्षण में भी कोक का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत दो इंपॉर्टेंट क्या है, यूज है, जो आपको आने चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि इस्पात के निर्माण में किसका उपयोग होता है या जो हमारे धातु हैं उनके एक्सट्रैक्शन में या निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कोक का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलो, तो ये भी हमने पढ़ लिया था। आगे हमारे पास था कोलतार। अब कोलतार कैसा दिख रहा है हमें, काला है, गाढ़ा है, द्रव है। इसकी सुगंध, इसकी गंध कैसी होती है, अप्रिय गंध होती है। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, इससे जो है हम कई उत्पाद बना सकते हैं, जैसे कि हमारे औषधि है, विस्फोट है, छत निर्माण की सामग्री है, सुगंध है, पेंट है, और भी कई चीजें हम इससे निर्माण कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे मौत होते हैं या कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं ना, तो उनको भगाने के लिए जो नैप्थलीन बॉल का उपयोग किया जाता है ना, वो भी किससे बनाई जाती है, कोलतार से बनाई जाती है। जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं घरों में, और जो हमारे कपड़ों में जब हम कपड़े अपने बेड के अंदर या अलमारी में कपड़े रखते हैं ना, तो कपड़ों के बीच में डालते हैं हम नैप्थलीन बॉल, वो कपूर की गोलियां, जिसे हम कपूर की बॉल्स बोलते हैं। ठीक है, कपूर की गोलियां बोलते हैं। तो वो जो कपूर की गोलियां होती हैं, जो कीड़े मकोड़े भगाने के लिए इसलिए तो डालते हैं हम कपड़ों के अंदर। कपड़ों के अंदर भाई हम क्यों डालते हैं उनको, ताकि उससे कीड़े मकोड़े ये सब क्या हो जाए, भाग जाए, उनको रिपल करने के लिए, उनको भगाने के लिए डालते हैं। तो ये जो हम डालते हैं कपूर की गोलियां, वो किससे बनती है, वो भी कोलतार से ही बनती है। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि कोलतार से बनती है। दूसरा, हमने ये तो पढ़ ही लिया कि कई चीजों के निर्माण में ये कई चीजें जो है इससे हमें मिलती है, जैसे औषधियां मिलती हैं, सिंथेटिक डाइज मिलती हैं, परफ्यूम यानी कि सुगंध मिलती है, छत निर्माण की सामग्री, पेंट, विस्फोट, कई चीजें जो है हमें इससे मिलती है, कोलतार से। चलो, तो ये भी हमने पढ़ लिया था। अब आगे थी कोयला गैस। अब कोयला गैस कैसे हमें मिलती है, यानी कि जब हम कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्रोसेसिंग करके जब हम कोक बनाते हैं ना, कोयले से क्या बना रहे हैं, कोक बना रहे हैं। देखो, कोयले से हम क्या बनाते हैं, तीन चीजें बनाते हैं कोयले से। क्या है वो, पहला कोक, कोलतार। क्या बना रहे हैं, कोक और कोलतार हमें मिलता है कोयले से। ठीक, लेकिन जब हम कोयले से कोक बना रहे होते हैं ना, तो उसी दौरान हमें जो है तीसरी चीज, यानी कि जो हमारी कोयला गैस है, वो भी यहाँ पर हमें मिल जाती है, जब हम कोयले से क्या बना रहे हैं, कोक का निर्माण कर रहे हैं, प्रक्रमण कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक।
तो कोयले की प्रोसेसिंग प्रक्रमण जब हम करते हैं कोक बनाने के लिए तो कोयला गैस हमें मिलती है, यानी कि कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते दौरान कोयला गैस मिलती है। ठीक, चलिए अगला, कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट उद्योगों में कोयला गैस ईंधन के रूप में उपयोग होती है। तो जो कोयला प्रक्रमण संयंत्र होते हैं हमारे, उनके निकट जो उद्योग होते हैं वहां पर हम कोयला गैस क्या करते हैं, ईंधन के रूप में काम आती है। ठीक, ये भी हम पढ़ चुके थे कोयला गैस के बारे में, ये आपको रिवाइज हो गया होगा अच्छे से। चलिए, तो अब पेट्रोलियम पढ़ते हैं। अब पेट्रोलियम क्या है हमारा, पेट्रोलियम से हमें क्या मिलता है, देखो डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, पेट्रोलियम से मिलती है। ठीक, अब जो हमारे हल्के स्वचालित वाहन है वो किसकी मदद से चलते हैं, पेट्रोल की मदद से चलते हैं, जबकि जो हमारे भारी वाहन है जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर है, ये किसकी मदद से चलते हैं, डीजल की मदद से चलते हैं। तो पेट्रोल और डीजल दोनों ही हमारे कहाँ से, प्राकृतिक स्रोत से मिलते हैं। तो प्राकृतिक कौन सा स्रोत, कौन सा प्राकृतिक सोर्स, यानी कि नेचुरल सोर्स जो हमारा प्राकृतिक स्रोत है वो है पेट्रोलियम। तो दोनों हमें कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं। जिस प्रकार कोल से, कोयले से हमें कोल तार, कोक, कोयला गैस मिलती है, वैसे ही हमें पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम से मिलते हैं। अब ये पेट्रोलियम बनता कैसे, अब पेट्रोल, जैसे हमने कोयले की कहानी पढ़ी थी कि कोयला जो है कैसे हम कोयला बनाते हैं, कोयला जैसे कैसे बनता है कोयला, 300 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था, फिर हमारा जो है कोयले का निर्माण होता है, वो जो मृत वनस्पति थी वो कोयले में परिवर्तित हो जाती थी, वो हमने पढ़ लिया था। अब जो है पेट्रोलियम कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है तो वो अब हम आगे पढ़ेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं इसे। चलिए, तो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे जो है हमारा पेट्रोलियम बना, यही हम अपने लास्ट लेक्चर में लास्ट में पढ़ रहे थे, तो इसको हम पूरा नहीं पढ़ पाए थे। चलिए तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, यानी कि समुद्र में रहने वाले जीवों से क्या हुआ, पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। यानी कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। कैसे हुआ पेट्रोलियम का निर्माण, समुद्र में रहने वाले जीवों से। अब समुद्र में रहने वाले जीवों से कैसे हुआ, समुद्र में तो कई जीव रहते हैं, इनसे पेट्रोलियम का क्या लेना देना, कैसे पेट्रोलियम बना होगा समुद्र में रहने वाले जीवों से। देखो, as these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layer of sand and clay। यानी कि जैसे जब ये जो प्राणी है, कौन से प्राणी, समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं, समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं, इस प्रकार से ये समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं, जब ये क्या हुए, जब ये मृत हुए, समुद्र में रहने वाले जीव जब मृत हुए, तो इनके जो मृत शरीर थे ये समुद्र के पेंदी में चले गए। कहाँ चले गए, समुद्र के पेंदी में चले गए। ठीक, समुद्र के पेंदी में जाने से क्या हुआ कि धीरे धीरे ये क्या हो गए, रेत और मिट्टी की तहों से ढक गए, रेत और मिट्टी की तहों से क्या हो गए, ये ढक गए। ठीक, जीव पहले मृत हुए तो इनके मृत शरीर समुद्र के पेंदी में चले गए। ठीक, जब समुद्र के पेंदी में इनके ये मृत जीव चले गए तो इनके ऊपर जो है मिट्टी और रेत की तहों से क्या हो गए, ये ढक गए। ठीक, तहों से ढक ढक गए। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स absence of air, high temperature and pressure transform the dead organism into petroleum and natural gas। ठीक, यानी कि लाखों वर्षों में, यानी कि लाखों
वर्षों में क्या हुआ? लाखों वर्षों में एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि वायु की अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति। इसके अलावा हाई टेम्परेचर, यानी कि उच्च ताप, एंड और हाई प्रेशर, उच्च दाब। उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। ठीक, यानी कि लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। ठीक, तो कैसे हो गए ये? देखो, सबसे पहले पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। कैसे हुआ? समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। कैसे? जब ये जीव मृत हुए तो इनके मृत शरीर समुद्र के पेंदी में चले गए। ठीक, समुद्र के पेंदी में जाकर के क्या हुआ कि मिट्टी और रेत की जो तहों ने इनको ढक दिया। अब मिट्टी और रेत की तहों से ये ढक गए। ठीक, लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो ऐसे ही हमारी पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होती है। ठीक, चलिए, तो इसे अब आप नोट कर लीजिए कैसे हमारी पेट्रोलियम बनता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, नोट कीजिए इसे। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा कि पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब आगे बढ़े, पेट्रोलियम इस प्रकार से डिपॉजिट रहता है। ठीक, तो ये हमारे क्या है? कुएं होते हैं। कुआं है। ठीक, यहाँ पर क्या रहती है? तेल या चट्टान रहती है। तेल या चट्टान। यहाँ पर गैस रहती है। ठीक, और यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पर तो जल रहता है। यहाँ पर क्या रहता है? तेल। ठीक, इस प्रकार से ये कुएं होते हैं और इस प्रकार से ये पेट्रोलियम क्या रहता है? यहाँ पर डिपॉजिट जमा हुआ रहता है। ठीक है, चलो, अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम का
परिष्करण, रिफाइनिंग किस प्रकार से होती है पेट्रोलियम? देखो, पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, यानी कि डार्क यानी कि गाढ़ा तेलीय द्रव है। क्या है? तेलीय द्रव है। ठीक। इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, अनप्लीजेंट ऑर्डर यानी कि इसकी क्या है? अप्रिय गंध है, अप्रिय गंध है। ठीक, अप्रिय गंध है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज, इसके क्या है? विभिन्न संघटक है। वेरियस यानी कि विभिन्न संघटक है। अब ये विभिन्न संघटक क्या क्या है? अब ये विभिन्न संघटक है पेट्रोलियम गैस, ठीक, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल यानी कि स्नेहक तेल, पैराफिन वैक्स, पैराफिन मोम। ये क्या है? इसके विभिन्न संघटक हैं। क्या क्या? स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस। तो ये क्या है? इसके संघटक है। तो ये आप जो है अभी नोट कर लीजिए कि इसके संघटक क्या है? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल यानी कि ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स यानी कि पैराफिन मोम। ठीक। इसके अलावा ये कैसा है? गाढ़ा तेलीय द्रव है और इसकी गंध कैसी? अप्रिय गंध है। ठीक। चलिए फिर इसकी जो है सेपरेशन का जो पृथक्करण की जो क्या है परिष्करण है उसको हम देखेंगे। चलिए चलिए आगे बढ़े। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज द रिफाइनिंग। यानी कि जो पेट्रोलियम के जो विभिन्न संघटक है ना, पेट्रोलियम के जो विभिन्न संघटक है, इनको पृथक करना यानी कि इनको सेपरेट करने का जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ही परिष्करण कहा जाता है। यानी कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाया जाता है, यानी कि रिफाइनिंग कहलाया जाता है। यानी कि जो इसमें क्या होते हैं? जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि जो इसके संघटक हैं जिससे ये मिलकर के बना है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ये स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, तो ये सारे ही जो इसके संघटक है इनको क्या करते हैं? हम पृथक करते हैं, यानी कि सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसी प्रक्रम को जो है परिष्करण कहा जाता है, या यही परिष्करण कहलाया जाता है। ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं? परिष्करण कहते हैं। इसके अलावा अगला है हमारा, इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। यानी कि ये जो है पेट्रोलियम परिष्करणी में ही क्या किया जाता है? ये प्रोसेस किया जाता है पेट्रोलियम परिष्करणी में। ठीक। चलो पहले इतना नोट कीजिए आप लोग। चलो लिख लेते हैं कि यह जो कार्य है, यह कार्य
पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। कहाँ किया जाता है ये? पेट्रोलियम रिफाइनरी यानी कि पेट्रोलियम परिष्करणी में ये काम, ये जो कार्य है सेपरेशन का यानी कि पृथक्करण का जो ये कार्य है, क्या पृथक्करण करना, क्या पृथक्करण कर रहे हैं हम यहाँ पे पेट्रोलियम के जो विभिन्न संघटक हैं, ठीक, विभिन्न संघटक होते हैं, वेरियस कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है, तो उन संघटकों को हम क्या करते हैं, पृथक करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो इसी को परिष्करण कहा जाता है। और ये जो परिष्करण है पेट्रोलियम का, ये कहाँ पर होता है, ये पेट्रोलियम परिष्करणी में किया जाता है, ठीक है, कहाँ किया जाता है, पेट्रोलियम परिष्करणी में ये किया जाता है। चलिए, तो ये अब आप अच्छे से नोट कर लीजिए पूरा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे पेट्रोलियम की रिफाइनिंग यानी कि परिष्करण किया जाता है। चलिए, तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, पेट्रोलियम कैसे जो है हम पेट्रोलियम का परिष्करण करते हैं, ये आपने जान लिया होगा। और पेट्रोलियम का परिष्करण कहाँ किया जाता है, जो हमारी पेट्रोलियम रिफाइनरी यानी कि पेट्रोलियम परिष्करणी होती है वहां पर किया जाता है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या है, कुछ संघटक है पेट्रोलियम के और उसके यूजेस हैं, उसके उपयोग हैं। तो कुछ संघटक जैसे कि एलपीजी, पेट्रोल, कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, ये डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल यानी कि स्नेहक तेल, पैराफिन वैक्स यानी कि मोम, पैराफिन मोम के बाद बिटुमेन। तो ये क्या है, कुछ हमारे पेट्रोलियम के संघटक हैं। अब पहला एलपीजी। एलपीजी जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे घरों में ईंधन यानी कि फ्यूल के रूप में हमारे घरों में और उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर अलग अलग जो हमारे संघटक हैं वो अलग अलग यहाँ पर उनके उपयोग होते हैं। अब इनके क्या उपयोग होते हैं वो हम पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। बस आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, कहीं पर समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।